दोस्तों आज पढ़ेंगे अपन ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफार्मर के भाग। कि ट्रांसफार्मर होता है अपना परिणाम मित्र, जिसको अपन गांव की लैंग्वेज में डीपी कहते हैं। डीपी उसमें कौन कौन से भाग होते हैं उनके बारे में जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो इसका ये भाग है भाई, जैसे कि ब्रीदर, बुक्वेजुलर, कंजर्वेटर टैंक, मैन टैंक, सुरक्षा वाल्व, कूलिंग पाइप, कोर, वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर तेल, ये इसके भाग हैं। ये क्या है, इसके भाग हैं। तो पहले भाग की बात करें भाई सब कोर की, अंदर से लेते हुए चलते हैं। तो पहला भाग है इसका कोर। ये वाला हिस्सा कोर कहलाता है। ट्रांसफार्मर के जिस भाग पर वाइंडिंग होती है उसी को क्या कहते हैं, कोर। तो देखो ये वाइंडिंग हो रही है, ये वाली, तो ये किस पे हो रही है, इस कोर पे। तो ये क्या कहलाती है, कोर। जिस भाग पे वाइंडिंग होती है वो कोर कहलाती है। हाँ भाई, ये बनी होती है कास्ट आयरन की। कास्ट आयरन को ढलवा लोहा कहते हैं, कच्चा लोहा भी कह सकते हो। तो अपनी जो कोर होती है कास्ट आयरन की बनी होती है, लेकिन इसमें एक हानि होती है, स्टेरसिस हानि। ट्रांसफार्मर की हानि तीन प्रकार की होती है भाई, दो प्रकार की होती है, एक तो लोहा हानि और एक ताम्र हानि। हानियों की अलग से वीडियो बनाएंगे, वो थोड़ा विस्तार से लॉन्ग बन जाएगी वीडियो। तो ये बनी तो कास्ट आयरन की होती है, लेकिन एक हानि होती है इसमें, लोहा हानि में होती है स्टेरसिस हानि। स्टेरेसिस हानि। तो इस स्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए क्या करते हैं, इस कास्ट आयरन में 4%, इस कास्ट आयरन में क्या करते हैं, 4% क्या डालते हैं भाई, सिलिकॉन स्टील। आपको दिखाई नहीं दे रहा, चलो। तो आप तो ये समझो ये कास्ट आयरन का बना होता है, लेकिन स्टेरसिस हानि को कम करने के लिए इस कोर में क्या मिलाई जाती है भाई, 4% सिलिकॉन स्टील। इस वजह से इस कोर को किसका बना कहता है, कास्ट आयरन का नहीं कहते, फिर कहते हैं सिलिकॉन स्टील का। बनी तो कास्ट आयरन की होती है, लेकिन इसमें स्ट्रेस हानि को कम करने के लिए 4% सिलिकॉन स्टील मिला दिया जाता है। इस वजह से इस जो अपनी कोर होती है ट्रांसफार्मर की, उसको सिलिकॉन स्टील का बना कहते हैं भाई। आगे देखो, अगला भाग लेते हैं इसकी वाइंडिंग, कुंडलन। ये वाइंडिंग है भाई। तो ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है भाई, एक तो प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। जैसे कि इसको प्राइमरी मान रहे हैं अपन इस वाली को, तो ये वाली कौन सी होगी, सेकेंडरी। प्राइमरी वाइंडिंग तो वो होती है जिनको इनपुट सप्लाई देते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग वो होती है जिससे आउटपुट प्राप्त होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो अपनी सिंगल फेज डीपी होती है उसकी ऊपर चोटी पे 11,000 का तार कनेक्ट होता है उसकी चोटी से, तो 11,000 की जो सप्लाई होती है ना, वो इस वाइंडिंग को देता है, प्राथमिक वाइंडिंग को, इसको। फिर 11,000 के बावजूद जो कन्वर्ट होकर 240 वोल्टेज अपने घरों में पहुंचती है, वो इस वाइंडिंग से पहुंचती है भाई। ये निकालता है आउटपुट में सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर दो वाइंडिंग होती है, एक तो होती है प्राथमिक और एक सेकेंडरी। इनपुट सप्लाई कौन सी को देता है, इनपुट सप्लाई। तो ये देते हैं प्राथमिक वाइंडिंग को, आउटपुट में अपन से प्राप्त हो जाता है। तो ये वाइंडिंग बनी होती है भाई विद्युत रोधी तांबे के तारों से। तो अपनी वाइंडिंग भी क्लियर हो गई। आगे देखो, आप मैन टैंक ले लो। जो मैन टैंक होता है ये स्टील का बना होता है। इसके अंदर ट्रांसफार्मर तेल, कोर और वाइंडिंग, ये तीन चीज स्थापित होती है। तेल, कोर और वाइंडिंग। जो अंदर का ढांचा होता है ट्रांसफार्मर का, वो पूरा खाली रहता है, उसमें केवल कोर रहती है, वाइंडिंग होती है और ट्रांसफार्मर तेल होता है। स्टील का बना होता है भाई। इसके ऊपर एक टैंक और बना होता है, ये लगा होता है, आपने देखना 3 फेज डीपी के अंदर जो ऊपर होता है, ये कंजर्वेटर टैंक कहलाता है, संरक्षण टैंक, कंजर्वेटर टैंक। ये टैंक 1/3 भाग इस टैंक का भी भरा रहता है, किससे, ट्रांसफार्मर तेल से। इसका कार्य क्या होता है, देखो, जैसे ही ट्रांसफार्मर पे लोड पड़ेगा तो
ट्रांसफार्मर गर्म होगा, वाइंडिंग गर्म होगी, वाइंडिंग गर्म होगी तो इसके अंदर जो तेल है वो गर्म होगा। अब तेल गर्म होगा तो तेल जैसे गर्म होता है तो उसको फैलने के लिए जगह चाहिए। अब फैलने की जगह कहाँ होता है, जैसे ट्रांसफार्मर पे लोड पड़ता है तो ये कहाँ जाता है फैल के, मतलब यहाँ तो जगह है नहीं मेन टैंक में, तो ये कहाँ चले जाता है अपने कंजर्वेटर टैंक के अंदर। इसके अंदर मतलब तेल का जैसे गर्म होगा तो थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, तो ये बढ़ेगा कहाँ, यहाँ तो जैसे ये कंजर्वेटर टैंक नहीं लग रहा मान लो, तो इसके अंदर कहाँ फैलेगा, ये तो फुल भरा है, तो ये फिर क्या करते हैं इसके ऊपर लगा देते हैं कंजर्वेटर टैंक, जो कि अपना जो ट्रांसफार्मर तेल होता है ऑयल, जो जैसे भाव मतलब बढ़ता है तो ये कहाँ चले जाता है अपने कंजर्वेटर टैंक के अंदर। 1/3 भाग पहले से भरा होता है, जैसे और भाव बढ़ा तो ये पूरा भर जाता है। अब इधर देखो, कंजर्वेटर टैंक का कार्य होगा है कि मेन टैंक के तेल को अपने अंदर समायोजित करना, ये कंजर्वेटर टैंक की बात हो गई। अब इसके कंजर्वेटर टैंक से एक कनेक्ट होती है जिसको कहते हैं ब्रीदर, इसको कहते हैं भाई ब्रीदर, और इसके अंदर भरी होती है सिलिका जेल। इसके अंदर क्या भरी होती है, सिलिका जेल। अब इस ब्रीदर का कार्य क्या होता है, देखो ये कंजर्वेटर टैंक होता है 1/3 भाग भरा होता है, जैसे तेल का लेवल बढ़ा, गर्म होगा बढ़ेगा, जैसे तेल का लेवल बढ़ेगा तो 1/3 भरा है ये। इस खालिस्तान में क्या है, हवा, इस खालिस्तान में क्या है, हवा। जैसे तेल का लेवल बढ़ेगा तो ये हवा इस ब्रीदर के माध्यम से कहाँ निकल जाएगी भाई, इस ब्रीदर के माध्यम से कहाँ निकल जाएगी, बाहर, ये हवा। अरे कोई सा भी स्थान जब खाली रहता है ना, उसमें जैसे कोई भी चीज़ नहीं होती तो उसमें हवा जरूर रहती है, तो ये अपनी 1/3 पहले से भरा है, रे खाली है तो इसके अंदर हवा है। जैसे तेल का लेवल ऊपर चढ़ेगा तो ये हवा क्या करेगी, इस ब्रीदर के माध्यम से बाहर निकल जाएगी। अब देखो भाई, बाहर निकल गई, उसके बावजूद क्या होता है, ट्रांसफार्मर पे लोड का मान क्या हो गया, कम। जैसे लोड कम हुआ तो ये तेल का स्तर फिर से डाउन हो जाएगा। अरे जैसे तेल ठंडा होगा तो डाउन होगा, तो जैसे डाउन होगा तो उस टाइम पे जैसे ये मतलब ये माना लोड पड़ा तब ये तेल का लेवल और ऊपर चढ़ गया यहाँ। जैसे ट्रांसफार्मर ठंडा हुआ तो ये तेल का लेवल नीचे आएगा, नहीं आएगा। अब जब तेल का लेवल नीचे आएगा तो इसमें होके जो अपनी ये ब्रीदर है इसमें होके वापस से हवा जाएगी यहाँ कंजर्वेटर टैंक के अंदर। मैंने बताया था कि जिस स्थान में कुछ भी नहीं होती वहाँ पे हवा रहती है भाई, जिस स्थान में कुछ भी नहीं होती उसमें हवा रहती है। तो जैसे ये तेल नीचे गया तो वापस से हवा जाएगी, नहीं जाएगी इसमें होके। तो इसका कार्य होता है कि जो अपने बरसात के दिन है या फिर सर्दियों के दिन है तो उस टाइम पे क्या होती है, जो अपनी हवा होती है ना वो नमी युक्त होती है, नमी युक्त होती है, जिसके कारण जैसे कि वो नमी युक्त होती है। तो ये ब्रीदर क्या करता है अपना कि जो हवा को वापस देता है, उस हवा में जो नमी होती है उसको सोचती है भाई कौन, अपनी ब्रीदर। यदि ये ब्रीदर नहीं लगाए, मान लो ये सपोज दैट यहाँ से हटा दिया, ब्रीदर नहीं लगाया, डायरेक्ट हवा को प्रवेश दे रहे हैं अपन, प्रवेश करिए हवा, तो क्या होगी, हवा नमी युक्त है और नमी उसमें पानी के कुछ बूंदे हैं छोटी छोटी, तो पानी क्या होता है, विद्युत का चालक। और जैसे ही वो पानी इस मेन टैंक के अंदर आएगा तो ये वाइंडिंग क्या हो जाएगी भाई, शॉर्ट सर्किट। ट्रांसफार्मर का तेल होता है ये अचालक होता है, विद्युत का चालक नहीं होता। तो ये मान लो नमी ले गई तो ये क्या हो जाएगी, वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए ट्रांसफार्मर में क्या लगाया जाता है, ब्रीदर, और इसके अंदर भरा जाता है सिलिका जेल। तो ये अपने ब्रीदर का कार्य हो गया। इधर आ जाओ आप, कूलिंग पाइप। कूलिंग पाइप का क्या कार्य होता है कि तेल को ठंडा करने के लिए, जैसे तेल का प्रेशर बढ़ा तो तेल इन पत्तियों में के भाई साहब इधर आ जाएगा, यहाँ से धीरे 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 होते हुए फिर से वापस आ जाएगा। अब वजह क्या है, ट्रांसफार्मर में जो ऊष्मा रहती है ना, मतलब जो गर्म होता है वो अंदर अंदर ही होता है। ये कूलिंग, ये पत्तियां तो बाहर की साइड आपने देखा होगा साइड में होती है, जो कि ये गर्म नहीं होती। तो क्या करता है, जो तेल होता है ना वो इसके अंदर जाता है, तो यहाँ से और यहाँ तक आता है, तब तक ठंडा हो जाता है, फिर से इसमें घुस जाता है। जैसे इन पत्तियों में भी इसमें आएगा फिर इसमें घुस जाए, जो कंटिन्यूटी चलता रहता है। तो ये कूलिंग का कार्य करती है भाई, ट्रांसफार्मर में तेल को कूलिंग का कार्य करते हैं, तेल को ठंडा करने का कार्य करते हैं। इनमें होके जाते हुए फिर आ जाता है, इस वजह से ठंडा हो जाता है तेल। ये अपना कूलिंग पाइप का कार्य हो गया। वाइंडिंग हो गई, कोर हो गई। एक बार आप ये और देखो, बुकोज रिले,
बुकेज रिले का कार्य क्या होता है भाई, ये भी एक सुरक्षा युक्ति है। जब ट्रांसफार्मर पर अत्यधिक लोड या शॉर्ट सर्किट की स्थिति होती है तो उस टाइम पे क्या होती है, बुकेज रिले में परिपथ, इसमें थोड़ा विस्तार से समझाने वाली चीज़ है, इसका अलग से डायग्राम बनेगा तो आप इसमें समझने की कोशिश करो कि ये एक सुरक्षा युक्ति है जो कि ओवरलोड व शॉर्ट सर्किट के समय, जैसे कि ट्रांसफार्मर पे ओवरलोड हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गई, तो ये बुकेज रिले क्या करती है, अलार्म सिस्टम होता है इसमें भाई, अलार्म को चालू कर देती है, जिसके कारण जो ट्रांसफार्मर पे के पास में जो ऑपरेटर बैठा हुआ होता है उसको सूचना मिलती है, और सूचना मिलते ही वो समझ जाते हैं कि भाई ट्रांसफार्मर पे ये तो ओवरलोड है या फिर शॉर्ट सर्किट है, तो वो क्या कर देते हैं, अपना जो ऑटो सिस्टम होता है उसको बंद कर देते हैं, जिससे कि ट्रांसफार्मर कार्य करते हुए रुक जाता है। बात यह है अपना सुरक्षा वाल्व की भाई, काफी बार क्या होता है कि ट्रांसफार्मर पर अत्यधिक लोड होने के कारण जो इसके अंदर ऑयल रहता है, तेल होता है, वो समा नहीं पाता, यहाँ इसकी भी जो मतलब इसके अंदर भी नहीं आता, या अपने बुकेज रिले में कोई भी नहीं जा रहा, तो स्थिति क्या होती है, फटने की संभावना हो जाती है। तो उससे फटने के लिए क्या करते हैं, इस ट्रांसफार्मर के अंदर क्या लगाते हैं, सुरक्षा वाल्व। जैसे ही तेल का प्रेशर कम बढ़ता है, जैसे तेल का प्रेशर बढ़ता है तो सुरक्षा वाल्व फट के तेल को इधर होके निकाल देता है भाई, तेल इधर होके निकल जाता है और अपना ट्रांसफार्मर फटने से बच जाता है। बात करें यहाँ पे एक तापमापी लगा होता है भाई, तापमापी जो इसको क्या करता है, इसके टेम्परेचर को मापता है, ट्रांसफार्मर का जो तेल होता है ना अंदर, ट्रांसफार्मर का तेल, उसके टेम्परेचर को मापता है। एक होता है तेल मापी, तेल मापी 2 मीटर होता है भाई। तेल मापी क्या करता है, इसके तेल के लेवल को मापता है कि तेल कम तो नहीं है, ठीक है ना। ये है फिर अपनी ये ट्रांसफार्मर तेल हो गया। ट्रांसफार्मर तेल 2 प्रकार के होते हैं भाई, एक तो मिनरल और एक सिंथेटिक। ये विद्युत का अचालक होता है। तो ये अपने ट्रांसफार्मर तेल हो गया। बात करते हैं अर्थिंग की, तो ये ट्रांसफार्मर को अर्थिंग कर रखा है भाई। तो ये अपने ट्रांसफार्मर के कुछ भाग थे जो बताएं, मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ आई होगी।